शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में एमआईएम को बड़ा झटका लगा है। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अख्तरुल ईमान को छोड़कर 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो गए हैं। शाहनवाज आलम, मोहम्मद अंजर नईमी, मोहम्मद इजहार आसफी और रुकनुद्दीन आरजेडी में शामिल हुए। इसके साथ ही आरजेडी अब असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब आरजेडी के पास 79 अरकान असेंबली हो गए हैं, वहीं बीजेपी के पास 77 अरकान असेंबली है। उधर तेजस्वी यादव ने बजाते खुद मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 अरकान असेंबली ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, न शिक्षा है न चिकित्सा है, और जहां से ये विधायक जो चुन के आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सीमांचल है। और अभी जो पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज्यादा मुसीबत हमारी देश की जनता, बिहार की जनता झेल रही है। वो कम था क्या जो इस तरह का पॉइजन, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ाया जा रहा है। चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, उसकी भी निंदा है, चाहे जो उदयपुर की घटना है, हम उसकी भी कठोर निंदा करते हैं। तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है और हम लोगों ने खुशी जाहिर की है कि भाई इससे बल मिला। और ये समय का मांग था, और ये जनता की मांग थी, आम आवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ सकता है, हरा सकता है, जो हमने हराया है। आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़ के दिखा सके। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तीसरे नंबर की जो पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया। ये क्या है? इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने खुद कार चलाते हुए असेंबली के तमाम एमएलएस को वो साथ लेकर गए। तो तेजस्वी यादव ने आज बिहार की सियासत में एक बड़ा हलचल किया है और एमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया है, और एक विधायक अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष है वो शामिल नहीं हुए, बाकी चारों विधायक को उन्होंने शामिल कर लिया। और अचानक दोपहर में खुद से गाड़ी चलाकर चारों एमआईएम के विधायकों को लेकर वो विधानसभा पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जाकर उन्होंने मुलाकात करवाई। और इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, विधानसभा के ठीक बाहर चारों एमआईएम के विधायक के साथ तेजस्वी यादव हैं और बेहद चेहरे पे खुशी और प्रसन्नता झलक रही है। और जाहिर सी बात है, बिहार में अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई है। उसके पहले 76 विधायक थे, और अगर एमआईएम के चारों विधायक को मिला दिया तो 80 विधायक अब आरजेडी के साथ है। यानी कि बिहार में आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर कोई पार्टी है तो वो आरजेडी है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आरजेडी के तमाम विधायकों के साथ साथ एमआईएम के भी चारों विधायक मौजूद हैं। अपनी गाड़ी में बैठा कर तेजस्वी यादव विधानसभा से रवाना। और इसमें देखिए ड्राइविंग सीट पे, यानी कि बिहार के सियासत पे ड्राइविंग सीट पे इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। और कुछ दिन पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी थी, लेकिन एमआईएम के चारों विधायकों को अपने पाले में कर तेजस्वी ने तमाम समीकरण उलट दिए हैं। और इस वक्त आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। वीर है और तस्वीर तेजस्वी यादव जो खुद इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। सलमा जी क्या वजह होगी? आइए 10 नंबर, आइए ना 10 नंबर, आराम से बैठ के बात करें। तेजस्वी यादव गाड़ी चलाकर अपने एमआईएम के चारों विधायकों को लेकर यहाँ से निकल गए। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। तो बिहार के सियासत में मानसून सत्र खत्म होने के एक दिन पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
तो एमआईएम के 4 एमएलएज के आरजेडी में शामिल होने पर बीजेपी ने कहा कि इससे हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, तकनीकी रूप से निश्चित रूप से राजद बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन जो चारों विधायक गए हैं वो पुराने सदस्य हैं राजद के। वो चारों राजद में ही काम करते थे पहले, तो अभी के पुराने घर में लौट गए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और निश्चित रूप से बधाई हो उनको कि उन्होंने 4 विधायकों को शामिल करा लिया। तो चलिए, बिहार की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत करने के लिए सीधे पटना का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए। महफूज, यकायक बिहार की सियासत में इसे भूचाल कहा जाए या फिर यह कहा जाए कि यह स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, क्योंकि एमआईएम के 5 में से 4 एमएलएज अब आरजेडी के खेमे में चले गए हैं। पूरी सियासत को किस तरह से देखा जाए? देखिए हुरैरा, अगर इसको सियासी भूचाल के तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी और बार बार अख्तरुल इमान ने भी कई बार ये बयान दिया है कि छोटी पार्टियों की मौजूदगी पर एक तरह से सवाल है बिहार में और आरजेडी की तरफ से उनके एमएलए पर डोरा डाला जा रहा है। तो उन्होंने इसको लेकर जो है आवाज भी उठाया था पहले, लेकिन जिस तरह से एमआईएम को आरजेडी ने तोड़ा है और आरजेडी बिहार की अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो एक दूसरे तरह से भी इसको लोग देख रहे हैं कि अगर आगे सियासी उलटफेर होता है तो गवर्नर जाहिर है बड़ी पार्टी को मौका देते हैं हुकूमत साजी का। अगर ये मामला भी अगर सामने आता है तो आरजेडी चूंकि बड़ी पार्टी बन गई है तो उसको मौका मिल सकता है। एमआईएम का सवाल ये भी है कि 2020 के बिहार असेंबली के इंतखाब में एमआईएम ने जो शानदार जीत हासिल की थी सीमांचल के इलाके से, उसको बिहार की सियासत में एक बड़ी दस्तक मानी जा रही थी और एमआईएम ने भी कहा था कि अब सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में पार्टी जो है एक अलग तरीके से मुहिम चलाएगी। तो देखा जाए, जो लोग सीमांचल की सियासत को समझते हैं और उस पर नजर रखते हैं, वो यकीनन इस बात पर और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो रवायती एक अंदाज है सीमांचल का कि वहाँ के लोग जो है आमतौर पर बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। खास तौर से अगर सियासत की बात करें तो एक खेमा जो है एनडीए को वोट करता है और एक खेमा एमवाई के नाम पर आरजेडी को वोट करता रहा है। एमआईएम ने जाहिर है 5 असेंबली हल्के में जीत हासिल की थी और एमआईएम का जो मंसूबा था, चूंकि जो 5 असेंबली हल्के हैं वो 3 जिलों पर मुश्तमिल है, एक तरह से कहा जाए तो कोचा धामन और बहादुरगंज असेंबली हल्का किशनगंज में है, जोकीहाट से शाहनवाज आलम जीते थे वो अररिया में है, बायसी जो है रुकनुद्दीन अहमद ने जीता था वो पूर्णिया में है, खुद जो रियासती सदर अख्तरुल इमान है उन्होंने आमौर से इंतखाब जीता था वो भी पूर्णिया में है। एक तरह से कहा जाए कि सीमांचल चूंकि अकलियतों की एक बड़ी आबादी है, एमआईएम का ये मंसूबा था कि सीमांचल के जो 24 असेंबली हल्के हैं वहाँ एक मजबूत तरीके से जो है वहाँ एक पकड़ बनाई जाए और सीमांचल के फलाह को लेकर ये पार्टी आवाज उठाती रही थी बार बार, और अकलियती इलाके जो बिहार के दूसरे हैं वहां भी ये पार्टी बिल्कुल। लेकिन महफूज, अगर एमआईएम की खासतौर से बात की जाए तो लग रहा था कि एक अच्छी शुरुआत बिहार में एमआईएम की हुई थी, 5 एमएलए चुनकर आए थे, लेकिन 4 एमएलए का टूट जाना, क्या ये मानकर चला जाए कि एमआईएम के लिए बहुत बड़ा झटका है और एक सियासी नुकसान इसे कहा जा सकता है? यकीनन ये एमआईएम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एमआईएम जो सियासत करती है वो सियासत का भी बड़ा नुकसान है। हमारी बात अभी रियासती सदर अख्तरुल इमान से हो रही थी, तो अख्तरुल इमान ने एक बात साफ तौर से कहा कि सीमांचल के पसमानदगी को लेकर हम चुनाव जीते थे और हमें ये उम्मीद था कि हमारे 5 एमएलए सीमांचल की तरक्की के लिए और वहाँ के बुनियादी मसले को दूर करने की कोशिश हम लोग करते रहेंगे, इक़्तिदार में शामिल नहीं होंगे, अपोजिशन के किसी बड़ी पार्टी में हम शामिल नहीं होंगे, हमारी अपनी एक आवाज होगी और वो आवाज बनकर हम उभरेंगे। अख्तरुल इमान ने यह भी कहा कि हम लगातार असेंबली में सवालात उठाते रहे हैं सीमांचल का और दूसरे इलाकों के मसले का जो बुनियादी सवाल है उसको लेकर हम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन जाहिर है 4 एमएलए मोहम्मद इजहार असफी, शाहनवाज आलम, रुकनुद्दीन अहमद और अंजान नईमी ने जिस तरह से पार्टी को छोड़ा है, तेजस्वी यादव के साथ जो है वो चले गए हैं, आरजेडी का दामन उन्होंने थामा है,
तो एमआईएम के वजूद पर भी सवालिया निशान लग जाता है। ये जाहिर तौर पर अब एमआईएम के जो दूसरे पार्टी के लीडर है वो ये कह रहे हैं कि बिहार आइंदा जो असेंबली का इंतखाब होगा उसमें जो है इसका बदला जो है एमआईएम लेगी आरजेडी से भी, और जो लीडर एमआईएम से टूटकर आरजेडी का दामन थामे हैं उनसे भी। नहीं, ये तो देखिए एक सियासी बयानबाजी हुई महफूज, लेकिन सवाल ये उठता है सीमांचल के जिन असेंबली हलकों से ये एमएलए चुनकर आए थे, इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम के नाम पर ये लोग चुने गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जिन अवाम ने इन्हें चुना था वो तो अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने एमआईएम के तौर पर अपने नुमाइंदे को चुना था वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी को ही इंतखाब करना रहता तो आरजेडी के उम्मीदवार को जिताकर वो असेंबली में भेजते। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो है जाहिर है एमआईएम के इन एमएलए पर जो है उठ रहा है जो कि पार्टी को छोड़कर आरजेडी में गए हैं। तो जो जिन लोगों ने इंतखाब करके इन्हें जो है बिहार असेंबली में पहुंचाया है वो काफी जो है अफसोस में है। और खास जो सीमांचल की जो हालत है, जैसे कोचा धामन में आप देखें, कोचा धामन में 70% जो है अकलियतों की आबादी है। जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज ये 4 असेंबली हल्के हैं जहां के एमएलए आरजेडी का दामन आज थामे हैं। तो ये असेंबली हल्के काफी बैकवर्ड हैं, वहाँ बुनियादी सहूलत नाम के बराबर भी नहीं है। आज भी जो है नदियों पर जो है पुल नहीं है, लोग चेचरी पुल से जो है लोग आते हैं जाते हैं। तो आम तौर पे जो लोग वहाँ ये सवाल अब उठा रहे हैं कि जो बुनियादी मसले को लेकर एमआईएम की तरफ हमने देखा और एमआईएम को जो है इस इलाके की क़यादत करने की जिम्मेदारी जो है सौंपी, लोगों ने अपना बिल्कुल जो है महफूज, जाहिर सी बात है कि एमआईएम ने जहां से शुरुआत की थी आज अगर पलट कर देखा जाए तो बिहार में एमआईएम वहीं पर अब खड़ी हुई नजर आती है, सिर्फ अब एक एमएलए एमआईएम का रह गए। ये तो अपनी जगह एक बात हुई। अब सवाल ये उठता है, जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये जो सियासी सफबंदी हुई है, एमआईएम के 4 एमएलए टूटकर आरजेडी में गए हैं, ये बिहार में किसी बड़ी सियासी आहट एक तरह से इसमें दिखाई दे रही, सुनाई दे रही है। जी, ये कहा जा सकता है क्योंकि जो सियासत के जानकार हैं वो इस बात को लेकर संजीदा हैं और ये बात कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो है सियासी उलटफेर हो सकता है, इसे इनकार नहीं है। इसलिए भी कि अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, जो वीआईपी के एमएलए को अपने साथ मिलाकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई थी। और आरजेडी, हालांकि 2020 के चुनाव में आरजेडी बड़ी पार्टी थी लेकिन दूसरे नंबर पर आ गई थी वीआईपी के एमएलए को शामिल होने के बाद। लेकिन आरजेडी ने एमआईएम को तोड़कर जो है अब फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो अगर सियासी उलटफेर होता है तो बड़ी पार्टी को हुकूमत साजी का मौका मिलता है। तो इस तरह से इस बात को भी देखा जा रहा है कि अगर कुछ इस तरह का बदलाव आता है या उलटफेर होता है तो उसमें आरजेडी को ये मौका मिल सकता है। फिर बिहार की सियासत किस रुख पर जाएगी, क्या समीकरण बनेंगे, क्या इत्तेहाद बनेंगे, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त में। यही वजह है कि आरजेडी के पास चूंकि नंबर ज्यादा था तो आरजेडी ने 4 एमएलए को अपने साथ मिलाकर बड़ी पार्टी होने का दर्जा हासिल कर लिया। तो आने वाले वक्त में अगर उलटफेर होता है तो जाहिर है आरजेडी को इसका फायदा मिलेगा या आरजेडी के साथ जो दूसरे लोग आएंगे उनको ये फायदा मिलेगा। और महफूज, ये एक दर्द-ए-सर जो है जेडीयू के लिए भी हो सकता है कि जेडीयू को भी अब अपने जो अरकान असेंबली है उन्हें बचा कर रखना होगा, क्योंकि जिस तरह की अब सियासत चल रही बिहार में, जो शुरुआत एक तरह से हो चुकी है, ये नीतीश कुमार के लिए भी बहुत अच्छा इशारा नहीं है। देखिए हुरैरा, ये काफी अहम सवाल है कि जिस तरह से अभी माहौल बना है तो हर पार्टी का जो सुप्रीमो है वो अपने एमएलए को लेकर काफी चौकन्ना हो गया है। क्या हो सकता है, कौन सी पार्टी का एमएलए कहा जा सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है जो जेडीयू के सुप्रीमो है वो जो है अपनी पार्टी के एमएलए पर नजर बना कर रखे हैं, दूसरी पार्टियों के सुप्रीमो अपनी पार्टी पर नजर बना कर रखे हैं। लेकिन एनडीए में भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा। आप देखेंगे हाल के दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच में जबरदस्त खींचतान होती रही है, काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है।
हालांकि जो टॉप लीडरशिप है वो ये बात जरूर कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत जो है एनडीए की है और एनडीए जो है पूरे अपनी मुद्दत-ए-कार पूरी करेगी और कोई मसला नहीं होगा। लेकिन खींचतान तो बहरहाल है। जेडीयू के लिए, जेडीयू को इस नजर से लोग यहाँ देखते हैं, सियासत के जो जानकार हैं, जो तजिया निगार हैं, वो इस बात को देखते हैं कि जेडीयू के लिए तो दोनों तरफ से फायदा है। वो बीजेपी में है तभी भी वजीर आला है, जेडीयू के हाथ में वजीर आला की कुर्सी है। अगर वो आरजेडी की तरफ जाते हैं तभी भी जो है वो हुकूमत में रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि इस उलटफेर में भी अगर फायदा आरजेडी को है तो जेडीयू को भी इसका फायदा है। जेडीयू खामोश बैठकर दोनों तरफ से बार्गेनिंग करेगी और दोनों पार्टियों को जो है कम नंबर रहने के बावजूद जो है क़यादत अपने हाथ में रखने का दावा ठोकती रहेगी। तो जाहिर है इस सियासत में जो है नीतीश कुमार काफी माहिर हैं, पॉलिटिकल मास्टर हैं एक तरह से कहा जाए तो, और वो अपने निशाने पर और वो अपने मंसूबे में कामयाब रहते हैं, उनकी प्लानिंग ऐसी रहती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर उलटफेर होता है या हो सकता है कि इस उलटफेर की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी हो, इसलिए 4 जो है एमएलए को आरजेडी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है ताकि बड़ी पार्टी का दर्जा हमें मिल जाए और बाद में जब हुकूमत साजी का मौका है तो फिर उसमें कोई मसला नहीं आवे। तो कई तरह की चीजें जो है यहाँ पे है और कई नजरिए से लोग इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार में क्या छोटी पार्टियों का वजूद बाकी रहेगा, ये अपने आप में अब एक सवाल बन गया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से भी एक एमएलए जीते थे जिनको जेडीयू ने अपने पार्टी में मिला लिया, बाद में उनको माइनॉरिटी वेलफेयर का मिनिस्टर बना दिया। लोजपा के एमएलए एक जीते थे, उनको भी जेडीयू ने अपने पार्टी में मिला लिया। वीआईपी से जो एमएलए जीते थे उसको जो है बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया और आज एमआईएम को जो है आरजेडी ने तोड़ दिया। तो कहा जा सकता है कि छोटी पार्टियों का क्या वजूद है, क्या उसका मुस्तकबिल बिहार में रहेगा, या बड़ी पार्टियां ही तमाम सियासी बॉल जो है अपने हाथ में रखेंगी, तमाम सियासी खेल जो है यही। महफूज, क्या अख्तरुल ईमान की तरफ से कोई बयान आया या एमआईएम की तरफ से या ओवैसी की तरफ से बिहार की सियासत को लेकर कोई बयान अभी तक सामने आया है? देखिए, अख्तरुल ईमान ने हमसे बात करते हुए उन्होंने अफसोस का इजहार किया है और साफ तौर से कहा है कि हमारी सियासत जो है लोगों के बुनियादी सवाल को हल करने से जुड़ा है और उसको लेकर एमआईएम आगे बढ़ रही थी और हम लोग ये मंसूबा बनाए थे कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का हुकूमत से दर्जा दिलाएं और सीमांचल जो कटा हुआ है एक तरह से बिहार के तमाम डेवलपमेंट में उसको जो है उस मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। क्योंकि तालीमी, समाजी, इक्तिसादी हालत में सीमांचल की हालत बताने की जरूरत नहीं है। रोजगार से महफूज, ये भी बहुत दिलचस्प है कि आपको भी याद होगा कि जब से सरकार बनी थी या एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, बीच में कई बार इस तरह की अफवाहें और खबरें गश्त कर रही थी बिहार में एमआईएम को लेकर कि एमआईएम के 3 एमएलए टूट गए, एमआईएम के 4 एमएलए टूट गए। कभी ये होता था जेडीयू के साथ गए, कभी आरजेडी के साथ गए, लेकिन इससे पहले भी कई बार ये अफवाहें उड़ती रही हैं। जी, ओरेरा दरअसल ये है कि सीमांचल में जब लालू प्रसाद यादव पूरे पावर में थे यहाँ पे, तो एमवाई का समीकरण उनका सीमांचल में पूरे तरीके से हावी था। सीमांचल ऐसा इलाका है कि वहाँ के लोग जो है सियासी बदलाव को आमतौर पे पसंद नहीं करते हैं। ये नई तरीके की सियासत थी और नया एक तरह से कहें कि एक बात सामने आ गई कि एमआईएम के 5 लोग वहां से निकलकर आ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि शुरू के दिनों में जिस तरह से आरजेडी ने गवर्नर हाउस तक मार्च किया था, उसमें दावा किया था हुकूमत साजी का, उस जमाने में भी जो है एमआईएम ने कहा था कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो एमआईएम जो है आरजेडी की हिमायत करेगी। बाद में जो है कई बार ये अफवाहें जो है बाजार में गर्म हुई कि एमआईएम के एमएलए जो है टूटकर आरजेडी में चले आएंगे। तो एक तरह से आरजेडी के एमएलए के ऊपर जो है वो दबाव भी कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि आरजेडी काफी दिनों से राब्ते में थी और जो लोग अभी टूट कर गए हैं ये कहीं ना कहीं पहले आरजेडी से ही इनका ताल्लुक था। पहले उसी पार्टी में थे। कई लोगों को इसमें टिकट नहीं मिला था असेंबली के इंतखाब में, तो उस वक्त जो है उन्होंने एमआईएम का दामन थाम लिया, एमआईएम से टिकट लिया, इंतखाब भी जीत गए और जिस पार्टी से टिकट नहीं मिला था उसी पार्टी में आज फिर से शामिल हो गए। तो ये कमाल का सियासी खेल है। हालांकि आरजेडी इक्तदार में नहीं है कि ये जब उस पार्टी में जा रहे हैं तो इनको वजीर बना दिया जाएगा या इक्तदार में जाएंगे तो ये कुछ फायदा उठा पाएंगे। आरजेडी अपोजिशन में है। इसी बात को लेकर जो है सियासी तजिया निगार इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि 4 विधायक अपोजिशन पार्टी में जाते हैं और अपोजिशन पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी बिहार की बन जाती है,
तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अंदर खाने यानी बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल बहुत सही बात महफूज आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए। तो बिहार में आरजेडी के लिए एक अच्छी खबर है और एमआईएम को बड़ा झटका लगा। एमआईएम के 4 मौजूदा एमएलए अब आरजेडी के खेमे में चले गए हैं और सिर्फ अख्तरुल ईमान यानी 5 में से सिर्फ अकेले एमआईएम के रुकने असेंबली रह गए। एक बड़ा झटका एमआईएम को बिहार में लगा है। और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। चदर रख लसीपुरा कुलगाम में फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर। यह गांव हाईवे के करीब बताया जाता है जहां पर फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, रख लसीपुरा गांव जो कि हाईवे के करीब बसा हुआ है कुलगाम में, यहां पर फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। शुरुआती ये खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। ये गांव जो कुलगाम में है, यह हाईवे के करीब बसा हुआ है। यहां से जहूर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहूर, क्या खबर है पूरी? जो फायरिंग की आवाजें सुनी गई थी, क्या अभी भी फायरिंग हो रही है? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि ये खबर जो है अभी जराये से हमें मालूम हुआ है कि यहाँ नाला बशो के करीब जो है ये रख चडर जो है, एक तरफ से इसका अप्रोच जो है वो चडर गांव है, दूसरी तरफ से हाईवे का इसका अप्रोच है, बीच में नाला है। और चूंकि अगर हम हमारे नाज़रीन अभी देख रहे होंगे, कुछ विजुअल्स हमने भेजे हैं, कुछ नाले के पास जो है फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और उसके बाद जो है अभी जो हमें जराये से मालूम हुआ है, फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की टुकड़ियां जो हैं वो अप्रोच कर रही हैं, वो देख रही हैं, जायजा ले रही हैं कि आया ये फायरिंग जो है, ये फायरिंग की आवाजें कहां से आई और क्या असल में वाकया है। और हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि ये जस्ट जो है हाईवे के करीब ही एक गांव है, चंद ही किलोमीटर के फासले पर है और बिल्कुल यहाँ पे कुछ फायरिंग की आवाजें सुनाई दी रही है। और अभी जो जराये से हमें मालूम हुआ है उसके मुताबिक जो है पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जाए वकूफ पे पहुंच रही है और हालात का जायजा ले रही है। जी हुरैरा, तो बिल्कुल कुलगाम से बड़ी खबर हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी में बता रहे थे कि जराये से खबरें आ रही हैं। चडर लसीपुरा ये गांव है जहां पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी हैं और ये गांव हाईवे के करीब बताया जाता है। तो चडर लख लसीपुरा कुलगाम में फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज